अरे देखो इसमें है ना, पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा जो चैप्टर है वो है हाई कोर्ट का। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नर के बारे में। मतलब हम लोग जो यूनिट वाइज अगर हम देखते हैं तो यूनिट वाइज में आपके अलग अलग चैप्टर है। तो ये हम फोर्थ यूनिट का जो चैप्टर है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गवर्नर क्या होते हैं, स्टेट गवर्नर के बारे में, मतलब स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो उसमें ये चीजें हैं कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट मीन्स गवर्नमेंट के पार्ट को डिस्कस करते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो। अब जैसे हमने स्टेट में गवर्नर के बारे में पढ़ा, मतलब हमने एग्जीक्यूटिव वाले पोर्शन को कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट स्टेट के लेवल पर, जैसे इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है या इंडिया में जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है उसमें चीजें क्लियर है कि जैसे हम लोग भी इस चीज को ऑप्ट किए हुए हैं, सेपरेशन का जो थ्योरी है मॉन्टेस्क्यू का, कि हमारे पास ये तीन पिलर हैं। कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इसी के साथ हमने एक चीज को ऑप्ट किया है, वो है फेडरल सिस्टम। अब अगर फेडरल है तो हर एक स्टेट के पास अपने खुद के पावर्स हैं, हर स्टेट के पास अपने यहाँ की सरकार को गवर्न करने का राइट है। अब उसके लिए उन्हें भी वो तीनों चीजें चाहिए जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इसी तरह अब ये सेंट्रल लेवल के साथ क्योंकि फेडरल को हमने ऑप्ट किया है तो ये जरूरी हो जाता है कि स्टेट को भी इस तरह के पावर्स दिए जाएं कि उसका अपना खुद का लेजिस्लेटिव हो, उसका अपना खुद का एग्जीक्यूटिव हो और उसका अपना खुद का जुडिशरी हो। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, एक ऐसी ही चीज है। जुडिशरी वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है स्टेट लेवल का, वो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट उसे कवर करता है। आर्टिकल 214 से लेकर 236 तक हमारे यहाँ पर द हाई कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इन इंडिया। यहाँ हमें याद रखना है कि इट इज जो हाईएस्ट लेवल होगा जुडिशरी के पार्ट का वो स्टेट लेवल पर होगा तो हाई कोर्ट होगा। अगर इसी को हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 14 टू 231 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द हाई कोर्ट्स, their organization and powers. The parliament can also provide for the establishment of one high court for two or more states, है ना। जैसे एमपी की ही हम बात करें तो हमारे यहाँ पर भी इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है। फॉर इंस्टेंस हरियाणा, पंजाब एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करती हैं, तो इन चीजों को याद रखिएगा। द नॉर्थ ईस्टर्न states also have one common high court. In addition, Tamil Nadu shares a high court with Pondicherry. आज की डेट में हमारे यहाँ इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए अब मेन चीज जो होती है कि हाई कोर्ट को किस तरह के पावर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। एक मिनट। तो मेन जो चीज होती है हाई कोर्ट की वो यही है डिस्कस करने के लिए कि भाई हाई कोर्ट को कितने पावर्स हैं, किस लिमिट तक जाकर वो काम करते हैं, क्या क्या अधिकार उनके हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। तो ये जो है, और मेन चीज ज्यूरिसडिक्शन क्या है ना। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। अब हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, जैसे कि वास्तविक क्षेत्राधिकार जिसे कहा जाता है। देखिए हाई कोर्ट जो मेन ज्यूरिसडिक्शन वाला पार्ट है, किस किस तरह के सिविल केसेस लेना, क्रिमिनल केसेस लेना, जो मेन काम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? सिविल केसेस देखना और क्रिमिनल केसेस देखना। उसके बाद हम जाते हैं रिट्स पे, उसके बाद हम जाते हैं स्टेट और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स के, और ये सारी चीजें हम बात की बात है। बट उसके पहले जो मेन काम है वो क्या है कि स्टेट
स्टेट की जो जुडिशरी है मीन्स स्टेट का जो उच्च न्यायालय है, राज्य की जो सरकारें, राज्य की जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका का काम क्या होगा कि सबसे पहला जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा वो सिविल केसेस से रिलेटेड होगा और प्रॉपर्टी केसेस, सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड। फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, दे आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स इन ऑर्डर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर रिट्स वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 226 में हमारे पास रिट्स का जो पावर है इस हाई कोर्ट का, 226 में अगर किसी भी तरह का ये डिस्क्रिएशनरी रेमेडी भी कहा जाता है, स्वविवेकीय उपचार, क्योंकि यहाँ जो पावर है ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और इसके लिए हमारे यहाँ पर रिट्स हैं जिनके लिए रेमेडियल जो पार्ट है वो हाई कोर्ट उसे कवर करता है, जैसे हबीज कॉर्पस, जो मेन स्पेसिफिक रिट्स हैं, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सैरसरी, कोरम। तो यहाँ पर ये जो हमारे 5 रेट्स हैं, इन 5 रेट्स के लिए 226 में हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि अगर इससे रिलेटेड या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड कोई रेट फाइल की जाती है तो उसे देखने का काम होगा वो हाई कोर्ट को होगा। विथ रिस्पेक्ट टू अदर केसेस, ऑल हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन केसेस दैट आर रिलेटेड टू विल, डिवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एडमिरेल्टी। इलेक्शन पिटिशंस कैन बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट। मींस यहाँ पर कितनी तरह की चीजें जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कवर होता है वो आपके सिविल केसेस हो गए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट्स हो गई, क्रिमिनल केसेस हो गए, तलाक के, विल के, मेंटेनेंस के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, इवन इलेक्शन के। ये सारे के सारे केसेस देखने का काम हाई कोर्ट को इस तरह का अथॉरिटी भी है और ज्यूरिसडिक्शन भी है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसे कहा जाता है। देखिए, इन सिविल केसेस एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिसीजन। अगर कोई सिविल केस है तो यहाँ अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब यहाँ इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और सेशन का फर्क शायद समझ आता होगा। तो यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी डिसीजन के अगेंस्ट आपको जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में उसके लिए अपील लगाएंगे। An appeal can also be made from the subordinate court directly if the dispute involves a value higher than 5,000. An appeal can also be made from the subordinate courts directly if the disputes involves a value higher than 5,000 or an क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लॉ। अगर किसी भी तरह का कोई अपील है 5,000 से ऊपर का है वो फाइल किया जा सकता है, और अगर कहीं पर किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड हो चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, उसके लिए भी हम अपील फाइल कर सकते हैं। In criminal case, it extends to case decided by session and additional session judges. सेशन कोर्ट, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल हुआ है तो जैसे कि हम लोग उसे रीड ही क्या करेंगे? एडिशनल सेशन कोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर एडिशनल सेशन जजेस ने अगर किसी तरह का कोई किया है तो उसके लिए, इफ द सेशन जजेस हैज अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years or more, if the session judges has awarded capital punishment, the jurisdiction of the high court extend to all cases under the state or federal laws. In constitutional cases, if the high court certifies that a case involves a substantial question of law, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस अगर है तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जो उसके पर्टिकुलर, अगर कोई लॉ है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने या ना होने पर क्वेश्चन अराइज करता है, और इसके अलावा 7 years से ज्यादा तक का अगर हुआ है या कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, तो यहाँ उस तरह की चीजों को भी आप उसके लिए अपील में जाएंगे और आप कोर्ट में उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में इस तरह के केसेस में।
मैम नहीं समझ आया। अरे क्या समझ, देखो 7 साल से ज्यादा की सजा है तो उसके लिए अपील हम कहाँ लगाएंगे? हाई कोर्ट में लगाएंगे। इसी तरह कैपिटल पनिशमेंट अगर दिया गया है, कैपिटल पनिशमेंट सेशन जज ने अगर दिया है तो उसके लिए आप अपील कहाँ लगाओगे? हाई कोर्ट में लगाओगे। 7 साल से ज्यादा की सजा है तो उसके लिए भी आप अपील कहाँ लगा सकते हो? आप हाई कोर्ट में लगा सकते हो। इसी तरह अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है जिसमें कि कोई इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? देखो फैक्ट से रिलेटेड अगर है तो हम उस तथ्य के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट। बट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है मतलब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट आ जाता है कि क्या ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ? दो चीजें पहले हमने समझी। इन सिविल केस में तो हम डेफिनेटली जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। अगर हम अपील में जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल गो वेयर इन हाई कोर्ट। अब अगर कोई मामला ऐसा है जो 5,000 से ज्यादा का है तो भी हम वहां जा सकते हैं। अब अगर कोई फैक्ट और लॉ से रिलेटेड कोई इशू है तो भी हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। इसी तरह 7 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो भी हम कहाँ अपील फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। और इसी तरह अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील कहाँ फाइल करेंगे? हाई कोर्ट में, है ना। इसी तरह जो भी पैटर्न लॉ से रिलेटेड या कोई भी इस तरह का केसेस है या क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल होना या ना होने का क्वेश्चन अराइज होता है तो उससे रिलेटेड भी हम कहाँ जाएंगे? अपीलेट कोर्ट हमारे लिए सबसे पहला क्या होगा? अगर कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे डिसीजन दिया है किरण, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उस केस की अपील सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करें? नहीं, ये अपील वाला पार्ट है। देखो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, इसके पहले हमने पढ़ा था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो वास्तविक क्षेत्राधिकार, जो इसमें कि हम सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, है ना। अब ये तो जिसमें कि हम हर एक चीज हमने ले ली कि भाई आपका सिविल मैटर हुआ, क्रिमिनल हुआ, फंडामेंटल राइट्स पे, इलेक्शन से रिलेटेड पिटिशंस हुई, वो सारी की सारी यहाँ पर हाई कोर्ट को सुनने का अधिकार है। ठीक, अब हमने बात की अपीलेट कोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में अपील वाला पोर्शन कि अपील कब की जा सकेगी, तो अपील इन मामलों में यहाँ पर आप हाई कोर्ट में सीधे यहाँ अपील कर सकते हैं, जितने भी अभी हमने डिस्कस किए। क्योंकि यहाँ इसे बोला ही अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन गया है। अपील मतलब पहले आपका केस चला है, जैसे मान लो पहले चला है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ, है ना। फर्स्ट क्लास के बाद वो गया ACJM के यहाँ, उसके बाद फिर वो गया सेशन से वो सीधे चला गया कैपिटल किसी भी तरह का है तो कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, अब हम जंप नहीं कर सकते हैं, है ना। 3 साल की सजा हुई है, 2 साल की सजा हुई है, 6 महीने की सजा हुई है, उसके लिए सीधे आप हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे। 7 साल से ऊपर की है, कैपिटल पनिशमेंट है, यू कैन गो, है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यू कैन गो। ये अपील वाला मैटर है। और अपील के अगर मामले हैं तो डेफिनेटली अपील के मामले हाई कोर्ट में अगर रजिस्ट्रेशन तो वहां देखे जा सकते हैं। फिर पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा एक पोर्शन है, इसे हमेशा याद रखना, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ पर AIR आप लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं, हर एक डिसीजन का रिकॉर्ड रखा जाता है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। उसके पीछे जो पर्पस, वो पर्पस है देखो, the records of the judgments of the high courts can be used by subordinate courts for deciding cases। एक बार हाई कोर्ट ने अगर किसी तरह का कोई जजमेंट दिया है, सेम क्वेश्चन किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास अगर अराइज होता है तो अब अगर उसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई क्लैशेस हैं जो कि इतने स्पेसिफिक क्लियर नहीं है, सेम प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी डिसाइडेड की जा चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, फैक्ट्स भी सिमिलर हैं समटाइम्स, तो हमें उन केसेस के थ्रू उस चीज को समझना इजी हो जाता है। आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं बताऊं, जैसे क्या होता है, जैसे कोई मामला है, उस मामले में कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हैं या फैक्ट्स हैं इस तरह के कि जजेस के लिए भी थोड़ा सा समझना कई बार ऐसा होता है कि इस पर पहले क्या आया है, तो जजेस तो उसको स्टडी करते ही करते हैं बट वकील उससे पहले कर लेते हैं। जो आप लोगों को बोला जाता है ना कि आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ता है, इवन एडवोकेसी में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, ये मेन पार्ट है उसका कि इस आपका मान लीजिए कोई केस आया, वो केस आपके लिए हो सकता है थोड़ा नया हो। अब अगर वो केस नया है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, वैसे भी ज्यादा
अच्छे से समझ में आएगा उस चीज से। एक डिक्लेरेशन का केस हम लोगों ने फाइल किया था कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। उस डिक्लेरेशन के कोर्ट केस में अडॉप्शन की बजाय डिक्लेरेशन मांगा गया था रीमैरिज के बाद पहले वाले हस्बैंड से बच्चे के लिए। अब जब वो रीमैरिज हुआ है तो डेफिनेटली अडॉप्शन पे जाना चाहिए अगर आपको सेकंड फादर का नाम चाहिए तो। अब अगर वो नहीं लिया और हमें सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए कि हम सेकंड फादर का नाम यूज कर सकें उस बच्चे के लिए, देन ये डिक्लेरेशन के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हम लोगों ने सर्च किए बट स्पेसिफिक नहीं मिला। कोर्ट की डिमांड थी कि अगर आप अपील में जाते हैं या अभी भी आपको इस तरह का कोई जजमेंट ये चाहिए, इस तरह का डिसीजन चाहिए, तो आप हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा साइटेशन हमारे पास लाकर दिखा दीजिए जिसमें इस तरह का डिसीजन दिया गया है कि जहां पर अडॉप्शन को कंपलसरी न मानकर डिक्लेरेशन से काम चला लिया गया हो। तो इस तरह का अभी यहाँ पर अगर वो मिल चुका होता तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता, वो वहां पर हमारा केस खारिज हुआ, डिसमिस हो गया। ठीक, अपील में गए दिन सेम प्रॉब्लम, फिर बहुत सारे केस लॉ, इतना स्टडी किया, वो स्टडी वाला पार्ट आपका यहाँ कवर होता है क्योंकि क्या हमारे पास सारे के जितने भी जजमेंट होते हैं उन सारे जजमेंट्स का रिकॉर्ड होता है। अब आपके पार्ट का कौन सा है या आपके सिमिलर जो केस चल रहा है या फाइल किया जाना है उससे रिलेटेड अगर कोई मिलता है तो वो साइटेशंस हमें बहुत काम आती हैं, वो जजमेंट हमें बहुत काम आते हैं। इसीलिए यहाँ पर एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो इनकी हर एक चीज का जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। कल का एक लेटेस्ट केस आया है आर्टिकल 21A पर, देखना आप, जिसमें कि कल ही का है ये, जिसमें कि इवन उसकी पूरी न्यूज भी आई है पेपर में। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं वो एज ए रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लाइक द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ मेंशन भी है ताकि हमें वो चीजें हेल्पफुल हो। अब आगे जाकर जैसे कि कल का जो मैं आपको केस बता रही हूँ ये है कि जो भी शिक्षक है आर्टिकल 21A का जो पर्पस है वो कब पूरा होगा, जब शिक्षक बहुत उच्च क्वालिटी के होंगे। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर इन फ्यूचर अराइज होगा तो कल वाले डिसीजन को पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत हेल्पफुल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। It superintends and controls all the subordinate courts, जितने भी, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट मेन हाई कोर्ट है एमपी का। अब जबलपुर हाई कोर्ट जितने भी आपके जिले के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट है, उन सबको सबऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको सुपरविजन करते हैं। It can ask for details of proceeding from subordinate courts, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीडिंग अगर चाहिए। प्रोसीडिंग क्या होता है किरण, पता है? क्यों मैम केस पे प्रोसेस करना आगे, ये प्रोसीडिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई, मैंने हर बार बोलती हूँ ना जब सीपीसी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि एक कोर्ट का एक फाइल होता है जिसमें आपका प्लान भी होता है, उसी में आपका डब्ल्यूएस होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में होते हैं, और हर एक डेट पर जो भी कार्यवाही की गई है उसको प्रोसीडिंग में लिखा जाता है। तो ऑर्डर शीट होती है, उस ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है जिसे प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो ये प्रोसीडिंग जब भी अगर हाई कोर्ट को लगता है किसी पर्टिकुलर केस में, वो यहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट से उस प्रोसीडिंग की डिटेल मांग सकता है। इट इश्यूज रूल्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना, किस तरह के काम किए जाने चाहिए, किस तरह से नए रूल्स अगर बना दिए जाएंगे। तो जबलपुर हाई कोर्ट से अगर एमपी के जितने भी कोर्ट है उनके लिए अगर कोई रूल्स इशू कर दिए गए हैं तो यहाँ पर उनके लिए मानना वो कंपलसरी है। इट कैन ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर एंड कैन ऑल्सो ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ एंड डिसाइड द सेम। यहाँ इतना भी पावर है कि वो किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी भी केस को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन खुद के पास बुलाकर उसको डिसाइड भी कर सकते हैं। It can inquire into the records or other connected documents of any subordinate courts, documents से related same power it has. It can appoint its administration staff and determine their salary and allowance and condition of services. जितनी भी पहले हमारा जो सिविल जज का एग्जाम होता था वो यूपीपीएससी या एमपीपीएससी इससे होता था। अभी कुछ सालों से ये पावर भी हमारे पास हाई कोर्ट को है। जो भी आपकी सेकंड क्लास की जो एग्जाम्स निकलती हैं, सेकंड क्लास जजेस के लिए जो एग्जाम निकलता है वो जबलपुर से निकलता है। स्टेनो का हुआ, कई ऐसी छोटे छोटे स्टाफ से रिलेटेड भी होते हैं, वो भी जबलपुर हाई कोर्ट से ही उसका वैकेंसी निकलता है और वही लोग डिसाइड करते हैं सैलरी क्या होगी, अलायंस क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की कैटेगरी में आता है हाई कोर्ट की। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन,
एक और इसके ऊपर गया है शायद, हाँ, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, most important part. High courts have the power of judicial review. They have the power to declare any law or ordinance unconstitutional if it is found to be against the Indian Constitution. अगर किसी भी तरह की कोई चीज है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या पर्टिकुलर रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उससे रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू करने का राइट किसको है? हमारे यहाँ हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। Power of certification, a high court alone can certify the cases fit for appeal before the Supreme Court, ये पावर भी होता है। Power and functions of high court, देखो अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है ऑटोनॉमी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट्स कौन करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स, The appointment of judges of the High Court lies with the judiciary itself and not concern the legislature or the executive. President करते हैं ना हमारे यहाँ पर, है ना? Tenure of judges, High Court judges enjoy the security of tenure till the age of retirement, which is 62 years. A High Court cannot be removed except by the address of the President. President की कैद इन्हें रिमूव हटाया नहीं जा सकता. Salary and allowance, The High Court judges enjoy good salary, package, allowance वगैरह सब होते हैं, expenses जो भी होता है वो सारे उन्हें दिए जाते हैं। Powers, the Parliament and the state legislature cannot cut the powers and jurisdiction of the court of the High Court as guaranteed by the Constitution. The main और most important part है कि जो भी powers High Court को Constitution ने दिए हुए हैं, उन पावर्स को कम करने का राइट किसी को नहीं है, है ना? यहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह के पावर्स को कम नहीं कर सकता। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस, अनलेस अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन मूव्ड, द कंडक्ट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। इसी वजह से यहाँ नहीं होगा। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट हाई कोर्ट जजेस कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस और emolument under the government of India or that the state. They are in expectation to the clause. इस रिटायरमेंट के बाद इस तरह का कोई भी, पर देखिए हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद कई तरह की चीजें होती हैं, कई तरह की ऐसी कमिटीज होती हैं, मतलब वो कभी फ्री नहीं रहते बोलने के लिए। हाई कोर्ट से उनका रिटायरमेंट हुआ है, अदरवाइज उनके लिए बहुत सारा स्कोप ऑलरेडी होता है। इसमें है ना कुछ केस लॉज का नाम लिख लीजिए तो किरण, एक इसमें लिखना, ये है हमारे जो जजेस है उनके ट्रांसफर से रिलेटेड, तो इसका एक सीक्वेंस चला आया है। जैसे इसमें सबसे पहले लिखना यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, और इसको पढ़ना यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साकल चंद्र, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साकल चंद्र, पाकल चंद्र, हाँ साकल चंद्र। इसका AIR लिखना 1977। yes, और इसमें आप एक और लिखना SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। मैम ये जो आपने पहले बताया वो किससे रिलेटेड है? ये जुडिशियरी, ये जो जजेस होते हैं इनका जो ट्रांसफर होता है उससे रिलेटेड है। देखो इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी जजेस का देखो इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति को इस मामले में गुजरात के एक हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। उससे इस मामले में चुनौती दी गई थी कि इस पर राष्ट्रपति की अधिसूचना पर ही किया गया था, बट इसमें इस मामले को इसलिए चुनौती दी गई थी कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर या विदाउट आस्किंग हिम उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि गलत है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ अराइज हुए थे कि एक्चुअल में जजेस के ट्रांसफर का राइट किसको है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है या गवर्नमेंट को है। तो यहाँ पर क्या इस तरह से कभी भी किसी का भी ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या सॉरी हाई कोर्ट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये जो वाला जो मैटर है ये बहुत अराइज होता है, एक तो उनका ट्रांसफर और एक अपॉइंटमेंट। तो इससे रिलेटेड कई सारे मामले हैं, इसलिए 2-3 के नाम लिखो और आज ही के आज पढ़ लेना तो तुमको समझ आ जाएगा, और नहीं समझ आए तो कल के कल पूछ लेना।
SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक और लिखना है इसमें, SC एडवोकेट्स ऑफ SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 और SC गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये दिया गया था 1982 में। तो पहले तुम पढ़ना साकल चंद्र को, उसके बाद पढ़ोगे SP गुप्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, उसके बाद पढ़ोगे SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 केस तो स्पेसिफिक आपको पढ़ने हैं, और एक और पढ़ना है इंद्री प्रेसिडेंशियल का केस। ये भी हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसी से रिलेटेड है। तो इतने केस लॉ सब पढ़ो और फिर मुझे बताओ कल के क्या समझ आया, क्योंकि ये सीक्वेंस है प्रॉपर, और इस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। ओके मैम। ठीक है किरण, 1 मिनट, हाँ 2 भी कहाँ, आज तुम अकेली। You can leave.